हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 से। यहाँ आज आपका जो है चैप्टर नंबर 6 है। देखिए चैप्टर नंबर 6 के तहत हम यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थशास्त्र इसका अध्ययन करेंगे। आज इसी क्रम में आज इसका आज आप चैप्टर का पार्ट 1 यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। बात कर लेते हैं अध्याय 20 की। देखिए आप सभी ने अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े थे वहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई थी। यानी वहाँ पर जितना भी व्यवहार देखा था आपने, जितना भी यहाँ पर अर्थशास्त्र की विभिन्न अवधारणाएं देखी थी, वो सब एक बंद अर्थव्यवस्था के तहत थी। बंद अर्थव्यवस्था से अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसका जो कॉन्टैक्ट है विश्व की अर्थव्यवस्था से ना हो, केवल और केवल अपने देश तक ही सीमित हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 1991 में जो एलपीजी अप्रोच आई थी, हमारे यहाँ जो आर्थिक सुधार किए गए, उससे पहले हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का स्वरूप जो था वो बंद अर्थव्यवस्था का था। लगभग बहुत हद तक हमारी अर्थव्यवस्था जो था बंद ही थी। ठीक है, क्योंकि हम बाहरी कंपनियों को अपने यहाँ प्रवेश नहीं देते थे और ना ही हम अपने यहाँ का जो माल है वो बाहर भेजते थे। तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था थी 1991 से पहले लगभग बंद प्रवृत्ति की थी। जब 1991 में हमें जो विश्व बैंक वगैरह से हमें लोन लेना पड़ा, तो लोन लेने समय उन लोगों ने हमसे पहली कंडीशन रख दी थी कि आपको अपने यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है इसके दरवाजे सभी को खोलने पड़ेंगे, और तभी से हम लोग एक खुली अर्थव्यवस्था के संभाग बन गए। ठीक है, तो खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है कि खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो विभिन्न माध्यमों द्वारा अन्य देशों से अंतर व्यवहार करती है। ठीक है, जैसा कि मैं अभी समझा चुका हूं। तो यहां पर आप पहला पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने देखिए यहाँ पे वही बताया गया कि हमने इससे पहले जो पहलू पर विचार नहीं किया था, हमने बंद अर्थव्यवस्था के तहत सारे जो यहाँ पर पहलू देखे थे इससे पहले पूर्ववर्ती चैप्टरों में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि वास्तव में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं जो खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो खुली अर्थव्यवस्थाओं के जो स्थापित करने के कौन कौन से पहलू हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इन जुड़ावों को स्थापित करने के यहाँ पर 3 तरीके हैं। खुली अर्थव्यवस्था में कौन कौन से 3 तरीके हैं? पहला है यहाँ पर निर्गत बाजार। निर्गत बाजार का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो आउटपुट है, यानी किसी कंपनी किसी फर्म से निकलने वाला निर्गत है, आउटपुट है, उससे संबंधित बाजार। इसमें ये होता है कि भाई जब सभी कंपनियों के आउटपुट होते हैं, जैसे एक कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कार का एग्जाम्पल हमने ले लिया, यानी किसी उपभोक्ता को एक कार खरीदनी है, तो जब खुली अर्थव्यवस्था होगी तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत सारी कारों का विकल्प होगा। कुछ अमेरिकी कंपनियों की कारें भी होंगी। ठीक है, तमाम कुछ अमेरिकी कंपनियों की कारें होंगी, कुछ यूरोपियन कंपनी की कारें होंगी, कुछ इंडियन कंपनीज की कारें वगैरह होंगी। तो हम उनके बीच चयन कर पाएंगे कि भाई हमें क्या चाहिए, यानी हमारा बजट इतने का है, 5 लाख रुपए का बजट है, 5 लाख के बजट पे हमें सबसे बेस्ट कार हमें कौन सी लग रही है वो हम कार खरीद लेंगे। तो यहाँ पर हमें यानी निर्गत बाजार में हमारे पास क्या है, चॉइस उपलब्ध होगी। ठीक है, विकल्प उपलब्ध होंगे, जबकि बंद अर्थव्यवस्था में नहीं थे। आपने पहले पढ़ा है, बंद अर्थव्यवस्था में क्या था कि सीमित संसाधन थे, सीमित वस्तुएं थी आपके सामने, तो आपको उन्हीं में से लेना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पर इससे चयन क्या होता है, निर्गत बाजार में विस्तृत होता है कि इस अर्थ में कि उपभोक्ता और उत्पादक घरेलू और विदेशी वस्तुओं के बीच चयन कर सकते हैं। लिख लेना आप निर्गत बाजार का पहला पॉइंट। ठीक है, तो इसी में ही है पहले वाले पॉइंट में। आगे बढ़ते हैं वित्तीय बाजार। खुली अर्थव्यवस्था के तहत क्या है कि वित्तीय बाजार खुला होता है, यानी कि हम किसी दूसरे देश की परिसंपत्तियां वगैरह खरीद सकते हैं। देखिए वित्तीय बाजार में वो परिसंपत्तियां रखी जाती हैं जैसे शेयर मार्केट के शेयर वगैरह हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड जो है आपके जो है म्यूचुअल फंड वगैरह जो हैं, ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी वित्तीय बाजार की परिसंपत्तियों के तौर पर देखी जाती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा किसी कंपनी के शेयर का एक छोटा सा अंश हम खरीद लेते हैं 1000 या 2000 रुपये में। ठीक है, ऐसे करके मतलब सब कंपनी अपने अपने शेयर का बहुत छोटा सा अंश बेचती हैं। तो ऐसे वित्तीय बाजार के जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी विदेशी कंपनी के हम जो है अंश खरीद सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि एक अर्थव्यवस्था दूसरे देशों से वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदती है। ठीक है, इसके विनियोजकों को घरेलू तक विदेशी परिसंपत्तियों से चयन की अवसर मिलता है। यानी कि कहने का मतलब ये था कि अब तक हम क्या करते थे कि शेयर मार्केट में केवल अपने भारत का शेयर मार्केट देख रहे होते थे, लेकिन यह खुली अर्थव्यवस्था है तो हम अमेरिका का शेयर मार्केट भी देख सकते हैं, यूरोप के शेयर मार्केटों में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, इसके अलावा श्रम बाजार का एग्जाम्पल दिया गया है। श्रम बाजार क्या होता है? श्रम बाजार का मतलब ये था, आपने देखा था, आपके सामने एक एग्जाम्पल आया था, बेंगलुरु का एक कॉल सेंटर का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था। ठीक है, यानी कि आपने देखा था कि बेंगलुरु का एक कॉल सेंटर है अमेरिकी कंपनी का, और उसने कॉल सेंटर अपने इंडिया में स्थापित किया है। इंडिया में स्थापित करने का रीज़न ये है कि भाई इंडिया जो है वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इंग्लिश स्पोकन कंट्री है, यानी कि यहाँ पर विश्व भर में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग रहते हैं, दूसरे नंबर पर। ठीक है, और यहाँ पर एक तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर जो श्रम के साधन हैं वो सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपना कॉल सेंटर अपने यहाँ पे इंडिया में बेंगलुरु में खोल दिया।
ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि श्रम बाजार के तहत कि फर्म यह चयन कर सकती है कि उत्पादन को कहाँ किया जाए और श्रमिक चयन कर सकती हैं कि कहाँ काम किया जाए। यानी श्रम बाजार से हमें ये फायदा हुआ यहाँ पे खुली अर्थव्यवस्था में कि फर्में चयन कर पा रही हैं कि भाई सस्ता प्रोडक्शन कहाँ पे होगा हमारा। मान लीजिए पहले क्या होता था कि हमें कोई रॉ मटेरियल वगैरह है उसको आयात करना पड़ता था। मान लीजिए हमें चाइना से कोई रॉ मटेरियल मंगाना पड़ रहा है, तब हम जाकर इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब क्या है, खुली अर्थव्यवस्था है तो क्यों ना अपनी हम फर्म जो अपनी जो ब्रांच जो है चाइना में स्थापित कर दें, यानी कि वहीं से हम जो है रॉ मटेरियल भी प्राप्त कर लेंगे, वहीं पे हमारा प्रोडक्शन भी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी लागत बचेगी, ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बाजार को कवर कर पाएंगे। दूसरी बात, श्रमिक जब खुली अर्थव्यवस्था होगी श्रमिकों के पास विकल्प है, जरूरी नहीं अपने देश में काम करें, कहीं और भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है इसके तहत खुली अर्थव्यवस्था के, ठीक है, तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर अगर खुली अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वही बात कही गई है। इस प्रकार खुली अर्थव्यवस्था वह है जो अन्य देशों के साथ वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार करती है और बहुत बार क्या होती है, वित्तीय संपत्तियों में भी व्यापार करती है, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ आप लिख चुके हैं, जानते हैं ऊपर, अभी आपने सब पॉइंट्स इसके पहलू लिख लिए खुली अर्थव्यवस्था के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि विदेशी व्यापार भारत की समस्त मांग को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। कैसे करता है, यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई खुली अर्थव्यवस्था में आपने ये भी देखा कि खुली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि बहुत सारी कंपनियां किसी भी देश में जाके व्यापार कर सकती हैं, किसी भी देश में अपना उत्पाद बेच सकती हैं, ठीक है। यानी खुली अर्थव्यवस्था में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, यहाँ पर कोई इतना ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है। खुली का मतलब यही हुआ, ठीक है, एक वैश्विक बाजार है पूरा। लेकिन इसका एक दूरगामी एक दुष्प्रभाव भी पड़ता है। तो उन दुष्प्रभावों को यहाँ पे दर्शाया गया है कि विदेशी व्यापार से हमारे यहाँ कैसे हमारे यहाँ के भारत का व्यापार जो प्रभावित होता है वो बताया गया है, ठीक है। विदेशी व्यापार भारत के समस्त मांग को 2 प्रकार से प्रभावित करता है। पहला यहाँ पे प्रभावित करने का रीजन क्या है कि जब भारतीय विदेशी वस्तुओं खरीदते हैं तो उनके द्वारा किया गया वह समस्त मांग को कम करते हुए आय के जो वर्तुल प्रभाव है इसके रिसाव के रूप में निष्कासित होता है। यानी कि जब तक हमने अभी देखा था कि हमारी ये क्लोज यानी बंद अर्थव्यवस्था थी, तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ा था, हमने सर्कुलर इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सर्कुलर इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आपने फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या था कि मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, यहाँ पे मतलब एक कंपनी है और एक ही यानी एक उपभोक्ता है, और जो कंपनी जो चीज़ बना रही है वही उपभोक्ता वो खरीद रहा है, ठीक है। कच्चा माल वगैरह उसके पास ऑलरेडी है, यहीं से उपलब्ध है, उसके लिए उसके अतिरिक्त संसाधन नहीं जुटाने पड़ रहे हैं। ये हम सर्कुलर इकोनॉमी में पढ़ चुके थे कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो कंपनी में वर्कर के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर कंपनी जो है वर्कर के रूप में उपभोक्ता को सैलरी दे रही है। अब कंपनी का जो फाइनल आउटकम निकला, उत्पाद को क्या किया, उपभोक्ता ने जो सैलरी मिली थी उससे खरीद लिया, ठीक है। यानी यहाँ पर उत्पाद जो भी था, इसका नेसेसरी उत्पाद एसेंशियल गुड्स जो थी वो उपभोक्ता ने खरीद ली। उपभोक्ता ने जैसे उत्पाद खरीदा वैसे कंपनी के पास फिर से वो लाभ पहुंच गया, जो उसने वेतन के रूप में तनख्वाह ऐसे दी थी, किसे वर्कर को दी थी, वो फिर से कंपनी के पास पहुंच गई। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था में यानी कि धन का रिसाव नहीं हो पा रहा है, धन एकदम सर्कुलर में चल रहा है। यानी कि कभी तो उपभोक्ता के पास आ जा रहा है, ठीक है, या ग्राहक के पास या मजदूर के पास आ जा रहा है, और कभी कंपनी के पास पहुंच जा रहा है, ठीक है। जबकि अगर हम मान लेते हैं विदेशी व्यापार में क्या करते हैं, हम अपने यहाँ के बाजार की अपेक्षा हम विदेशों से सामान मंगाते हैं, तो क्या होता है, हमारे यहाँ का धन का एक हिस्सा विदेशों में चला जाता है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ जो वर्तुल प्रभाव है, ठीक है, इससे क्या हो जाता है, रिसाव हो जाता है। रिसाव का मतलब ये है कि अभी हमारा सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता था, धन जो है हमारा सर्कुलेट होता रहता था, बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अब जब विदेश से व्यापार करेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमें कुछ ना कुछ धन देना पड़ेगा, तो ऐसे करके हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ धन का रिसाव होगा। सेकंड स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है, ये भी हो सकता है भाई कि विदेशों को हम अगर निर्यात करें, यानी हम अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करें बहुत से ज़्यादा सामान, तो ये भी पॉसिबल है कि भाई विदेशों का धन हमारे यहाँ इकट्ठा हो जाए, ठीक है। ये भी स्थिति यहाँ पे दर्शाई गई है कि विदेशों को जब हम निर्यात करते हैं तो वह घरेलू उत्पादित वस्तुओं के लिए समस्त मांग में वृद्धि करते हुए वर्तुल प्रभाव में अंतःक्षेपण के रूप में प्रवेश करता है। अंतःक्षेपण का मतलब ये होता है वृद्धि करता है, ठीक है। यानी हमारे वर्तुल प्रभाव था, सर्कुलर इकोनॉमी वाला प्रभाव था। अगर हम यहाँ पर अपने यहाँ की वस्तुएं जो है अमेरिका में बेच रहे हैं, तो अमेरिका का डॉलर आपको पता है रुपया के मामले में बहुत स्ट्रांग है। तो जब हमारा जो डॉलर हमारे पास आएगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ हमारे कोष में वृद्धि होगी या नहीं होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर दर्शाई गई है, दोनों स्थितियाँ दर्शाई गई हैं कि मान लीजिए हम एक स्थिति ये है कि हम जब विदेशों से कोई सामान आयात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो हमारे यहाँ का धन खत्म होगा सीधे शब्दों में। और मान लीजिए हम अपने यहाँ का सामान विदेशों में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे यहाँ धन वृद्धि होगी। तो ये आपने 2-3 देख ली। अब देखिए, अब एक खुली अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया है, तो एक बात आपके सबके माइंड में कौन रही होगी, बार बार आ रही होगी कि खुली अर्थव्यवस्था में हम ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। अब भैया हमारे यहाँ तो रुपया चल रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ की मुद्रा रुपया है। अब मान लेते हैं पाकिस्तान की मुद्रा, पाकिस्तान चूंकि पड़ोसी है तो पाकिस्तान की भी रुपया है, पाकिस्तानी रुपया है, ठीक है। नेपाल का नेपाली रुपया है, बांग्लादेश की टका है, ठीक है। जो है जैसे
यहाँ पर अगर ले सकते हैं, यूरोप में जो पॉन्ड वगैरह चल रहा है, अमेरिका में डॉलर चल रहा है, ठीक है, अमेरिका में क्या है, डॉलर चल रहा है। अब ऐसे में बड़ी दिक्कत है कि भाई मुद्रा किसी की एक जैसी नहीं है, तो ऐसे में सामान का आदान प्रदान कैसे किया जाए, सामान भी खरीदना है हमें, अब चूंकि मुद्रा तो एक जैसी है नहीं, ठीक है, तो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि हमें द्रव्य की जरूरत पड़ती है, यानी कि जब राष्ट्रीय सीमाओं के बीच आवागमन होता है वस्तुओं का, तो क्या किया जाता है, द्रव्य का उपयोग किया जाता है। द्रव्य मतलब रुपया के रूप में या इसका यानी कि सोने चांदी के रूप में, और या किसी बहुमूल्य वस्तुओं के रूप में द्रव्य का प्रयोग होता है, कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई एक करेंसी नहीं है जो किसी एक बैंक के द्वारा निर्गमित की जाती हो और सभी के द्वारा स्वीकार की जाती हो। यानी शुरुआत में दिक्कतें सबके सामने यही थी, जब हमारे यहाँ अभी तो आपके यहाँ पूरा इंटरनेशनल मार्केट का पूरा रूल्स रेगुलेशन बन गए हैं, कैसे कैसे व्यापार होगा, कैसे कैसे ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले कोई इस तरह के रूल्स रेगुलेशन नहीं बने हुए थे, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि भाई हम द्रव्य का प्रयोग करते थे। द्रव्य का प्रयोग का मतलब ये है कि हमें मान लीजिए चाइना से या ब्रिटेन से कोई चीज़ें खरीदनी होती थी, तो क्या करते थे, हम अपने यहाँ जो सोना है, गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व के जरिए हम वो चीज़ें खरीदते थे। आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों ने हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व लेके गए। क्यों लेके गए, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ एक्सपोर्ट जो हो रहा था, यानी निर्यात जो हो रहा था, वो ठप हो चुका था। हम पूरी तरह से इम्पोर्ट पर निर्भर थे, यानी आयात पर निर्भर थे, यानी ब्रिटेन में बनी हुई चीज़ों पर निर्भर थे। तो ऐसे में हमारे यहाँ का गोल्ड रिजर्व जो है खाली होता जा रहा था, क्योंकि उस समय कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम वगैरह नहीं बने थे। तो क्या होता था, व्यापार जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कोई होता था तो वो सोने फॉर्म में होता था, यानी कि हमारे यहाँ सोने के बराबर में हमें वस्तुएं मिल जाती थी। तो ऐसे करके हमारे यहाँ गोल्ड रिजर्व खाली होता चला गया। लेकिन अभी मौजूदा परिस्थितियों में क्या हुआ, ठीक है, अभी मौजूदा परिस्थितियों में ये हुआ, ठीक है, यहाँ पे वही बात देखिए, भूतकाल वाली बात लिखी हुई है और लाइन में रिपीट कर दे रहा हूँ कि भूतकाल में देशों की सरकारों के द्वारा संभाव्य उपयोगकर्ताओं को विश्वास पाने के लिए घोषणा की गई कि राष्ट्रीय मुद्रा निर्बाध रूप से स्थिर कीमत पर दूसरी परिसंपत्तियों परिवर्तित होंगे जिसके मूल्य पर जारीकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होगा, ठीक है। यानी दूसरी परिसंपत्तियों का मतलब ये है कि भाई आपकी राष्ट्रीय मुद्रा है, जैसे मान लेते हैं भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया है, अमेरिका की डॉलर है, और हमें अमेरिका का कोई सामान खरीदना है, तो हमने क्या किया, अपनी मुद्रा से क्या कर लिया, सोना खरीद लिया। अब भाई उन्होंने एक तय राशि बता दी कि हमें इतना सोना चाहिए हमारी मुद्रा में, ठीक है, तो हमने उतना उन्हें सोना दे दिया, उसके बदले हमें वस्तु मिल गई। अब चूंकि ये छोटे ट्रांजेक्शन के लिए तो हमारी सोना दूसरी परिसंपत्ति के रूप में सोना बहुत हम कर सकते थे, लेकिन जब बड़ा हमारे लेन देन का स्वरूप बहुत विस्तृत हो गया, बड़ी प्रणाली हो गई, तो फिर ऐसे में जो आपका जो दूसरी परिसंपत्ति के रूप में हम यहाँ पर व्यापार था, वो फिर बाधित हुआ, ठीक है, क्योंकि दूसरी परिसंपत्ति के रूप में व्यापार ऐसे नहीं हो सकता है। अब भाई सोना इतना कहाँ से लाएं, क्योंकि धरती पर सोना भी सीमित है, ठीक है। अब मान लेते हैं सोना पूरा अमेरिका के पास ही सब संचित हो गया, तो फिर बाद में क्या व्यापार नहीं होगा, व्यापार फिर भी होगा। तो फिर इस चीज़ को निपटारे के लिए फिर क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की प्रणाली विकसित की गई। ये पूरी कहानी बताई गई है, यहाँ पर लिखना नहीं है, बस समझना है, ठीक है। ये कहानी बस बताई गई है, बस आपको समझनी है और आप समझ गए होंगे कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना, आप थर्ड पॉइंट, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा आएगा, मैं पॉइंट भूल गया, यहाँ पर सेकंड आएगा, थर्ड पॉइंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना थर्ड पॉइंट कि मुद्रा का निराकरण करने तथा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में स्थिरता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थापना की गई, ठीक है। यानी मुद्रा का निराकरण करने का मतलब ये है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये दिक्कतें आ रही थी। पहले क्या था, धीरे धीरे करके भूतकाल में क्या किया हमने, जैसे हम ब्रिटिश उपनिवेश में बताया कि वहाँ पर व्यापार कैसे होता था, सोना यानी कि सोना खाली हो रहा था हमारा, गोल्ड रिजर्व जो है, सिल्वर रिजर्व भी खाली हो रहे थे बहुमूल्य धातुओं वाले। लेकिन बाद में व्यवस्था परिवर्तित करनी पड़ी, क्योंकि अब हमारा व्यापार का स्वरूप बहुत बढ़ गया। अब ऐसे में धातुओं से काम तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे में हमें कुछ और करना था, तो हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली स्थापित की, ठीक है। अब देखिए यही बात लिखी गई है कि लेन देनों की मात्रा में वृद्धि के साथ स्वर्ण व परिसंपत्ति नहीं रहा जिसमें राष्ट्रीय करेंसियों को परिवर्तित किया जा सके। यानी कि जब लेन देनों की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो स्वर्ण एक लिमिट तक ही तो खरीद सकते हैं सोना, क्योंकि सोना भी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो फिर सोने में नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय उसकी करेंसी की, यानी कि यदि कुछ राष्ट्रीय करेंसियों को अंतर्राष्ट्रीय मानता है तो दो देशों के बीच लेन देन में वह करेंसी महत्वपूर्ण होती है जिसमें व्यापार किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कुछ करेंसियां जो होती हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता होती है, तो क्या करते हैं, अक्सर आपने सुना होगा कि जब भी हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, जैसे पाकिस्तान गए, नेपाल गए, जैसे हम अपने अड़ोसी पड़ोसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, या फिर अमेरिका गए, तो क्या करते हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट पर निकलते ही जो है आपकी जो है करेंसी है, करेंसी को कन्वर्ट करवा लिया जाता है। जैसे 1000 रुपये के कितने डॉलर मिल जाएंगे, ठीक है, यानी 1000 रुपये आपने दिए तो लगभग 70 डॉलर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके लोग कन्वर्ट करवा लेते हैं। अब तो खैर डिजिटल माध्यम चले गए हैं, यानी वीजा कार्ड वगैरह जो चल गए हैं, वीजा कार्ड वगैरह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मान्य होता है, ठीक है। वीजा कार्ड जो है तो उसके जरिए क्या होता है, हमारा भारतीय पैसा जैसे ही वहाँ के ATM में लगाएंगे तो वो
वो अपने आप डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह के अब तो हैं प्रबंध हैं, लेकिन वही स्थिति बताई गई है। पहले को क्या स्थिति थी, पहले हमें किसी दूसरे देश में जाते थे तो अपना जो मुद्रा होती थी उस मुद्रा के समतुल्य जो उसका जो है कीमत है, उसकी एक्सचेंज रेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो मुद्रा मिल जाती थी। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, पाकिस्तान नेपाल में क्या है, वहाँ पर तो क्योंकि पड़ोसी देश हैं तो वहाँ पर तो ले लेते हैं भारतीय मुद्रा को एडिट ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो आप दूसरे देशों में जाएंगे, यानी ये तो पड़ोसी देश है पाकिस्तान नेपाल, यहाँ तो ले लेते हैं मुद्रा। ठीक है, लेकिन दूसरे देशों में जब जाएंगे, यूरोप के देशों में, तो वहाँ आपको उन्हीं की मुद्रा को लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर एक्सचेंज करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बात कही गई है कि यदि वस्तु की कीमत $10 है तो उसे यह जानना जरूरी होगा कि भारतीय रुपयों में इसकी लागत क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल बात सही है कि एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को विदेशी विनिमय दर अथवा सरल रूप से विनिमय दर कहते हैं, एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं हमारे यहाँ कोई वस्तु की कीमत $700 है। ठीक है, अमेरिका में वही वस्तु जो है वो $50 की है। ठीक है, वही वस्तु, तो ये इस चीज़ को कैसे बनाएंगे, इसे एक्सचेंज रेट में कन्वर्ट करेंगे, विनिमय दर देखेंगे। ठीक है, यानी $700 में हम ये वस्तु खरीद सकते हैं, तो हम कितना, यानी $700 का हमें कितने रुपए मिलेंगे, कितने डॉलर मिलेंगे, हमें $50 मिलेंगे मात्र। ठीक है, तो ऐसे करके विनिमय दर निकाली जाती है। तो यहाँ पर इसी में नोट कर लेना, इसी में सब पॉइंट थर्ड का सेकंड सब पॉइंट, एक देश की यहाँ से लेकर, यानी कि एक देश की मुद्रा की किसी अन्य देश की मुद्रा के रूप में कीमत को विदेशी विनिमय दर अथवा सरल रूप में विनिमय दर कहते हैं। ठीक है, देखिए अगली हेडिंग आपकी जो है अदायगी संतुलन। अदायगी का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो पैसा है और विदेशों में हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं या विदेशों से कोई चीज़ ला रहे हैं, तो उनके मध्य कैसे संतुलन रखा जाए, उसे अदायगी संतुलन के नाम से जाना जाता है। अदायगी संतुलन को यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP लिखा है, जो वर्ड जो आया है, इसका मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो आपकी जो पेमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उनमें बैलेंस रखना अदायगी संतुलन कहलाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये CE है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बताया गया है कि अदायगी संतुलन किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच एक निश्चित समयावधि में, खासकर 2 वर्ष में, वस्तुओं और सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण होता है। ठीक है, ये नोट कर लेना इसमें कि अदायगी संतुलन क्या होता है, यानी कि जो आपका बताया गया है बिजनेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये क्या होता है कि किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बाजार के बीच एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन में, यानी खासकर 2 साल का माना जाता है, यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण होता है। ठीक है, और इसे BOP के रूप में जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है अगले पॉइंट में कि अदायगी संतुलन के 2 मुख्य तत्व होते हैं। कौन कौन से, चालू खाता और पूंजी खाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चालू खाता क्या होता है और पूंजी खाता क्या होता है। तो इसमें आपकी पहली हेडिंग आप डालेंगे इसमें चालू खाता। चालू खाता क्या होता है, ठीक है। देखिए चालू खाता जो है, यहाँ पर चालू खाते में क्या होता है, यानी चालू खाते का मतलब करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चालू खाते में क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगियों, ठीक है, अदायगी मतलब जो ट्रांजैक्शन है इनका विवरण। ठीक है, तो खाते घटकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, देखिए चालू खाता में आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहला पॉइंट कि यहाँ पर कि वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं के निर्यातों तथा आयातों को शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, और देखिए ये जो पॉइंट है मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे इसके घटक दिखाए गए हैं। घटक अभी मैंने दिखाए नहीं है, इससे पहले मैं लिखवाऊंगा नहीं। पहले आप पहला पॉइंट ये लिख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कि चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतरण अदायगियों का विवरण है। ठीक है, ये पहला पॉइंट यहाँ लिख लेना। पहले इसके घटक देख लेते हैं, इसके घटक कौन कौन से हैं। इन घटकों का आप चार्ट बना लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए चालू खाते के घटक ये वाले हैं, ये घटक का आपको ये बनाना पड़ेगा पूरा। ठीक है, चालू खाते के 3 घटक होते हैं। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं का निर्यात और आयात आता है। ठीक है, यानी मान लीजिए वस्तुओं का व्यापार हो रहा है तो क्या होगा, चालू खाते में वस्तुओं का निर्यात ऐड होगा और वस्तुओं का आयात ऐड होगा। सेवाओं में व्यापार हो रहा है तो निवल उत्पादन आय कितनी हो रही है, यानी कि सेवाओं की हमारी निवल उत्पादन आय कितनी, उपदान आय कितनी है हमारी, यानी कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति से निवल आय, निवल निवेश आय। और सेवाओं में व्यापार हो रहा है तो निवल गैर उपदान, जहाजरानी, ठीक है, बीमा, पर्यटन सॉफ्टवेयर इत्यादि। ठीक है, इसका मतलब ये है निवल गैर उपदान में क्या आ जाता है, सेवाओं से मतलब ये है कि आप कहीं किसी देश में घूमने जाते हैं तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस देश में घूमने के बहाने आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सेवाएं लेते हैं। जैसे आप ये यानी कि बाई प्लान के जरिए उस देश में एंट्री की, वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह में रुके, वहाँ पर होटल वगैरह में खाना खाया, तो कहीं ना कहीं आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर सेवाएं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सेवाओं में आ जाता है, ये सेवाओं का व्यापार बोला जाता है। इसके अलावा अंतरण भुगतान है। अंतरण भुगतान का मतलब ये है कि आप दूसरे देशों में धन भेज रहे हैं, उपहार भेज रहे हैं, इनका अनुदान कर रहे हैं, इन्हें अंतरण भुगतान की तरह रखा गया है। ठीक है, तो ये चालू खाते के घटक जो है इनका चार्ट बना लेना। ठीक है, और इसमें अब कुछ पॉइंट्स मैं लिखवा दे रहा हूँ इसके नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर
बताया गया है कि भाई वस्तुओं के व्यापार में क्या शामिल किया जाता है। यहाँ पे वही नीचे लिखा है चार्ट में, वीडियो पॉज करके आप देख लेना, वीडियो पॉज करके आप लिख लेना ये वाला कि भाई वस्तुओं के व्यापार में क्या आ जाता है। वस्तुओं के व्यापार में वस्तुओं के निर्यातों आयातों को शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। सेवाओं के व्यापार में उपदान आय और गैर उपदान आय आ जाती है। अंतरण भुगतान में ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं जो किसी देश के निकासियों को निःशुल्क प्रभाव होती हैं, बदले में कोई वस्तु अथवा सेवाएं नहीं देनी पड़ती हैं यहाँ पे हमें, ठीक है। मान लीजिए हम किसी देश में पैसा भेज रहे हैं और पैसा भेजने के बदले उससे कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आ जाती हैं, ये अंतरण में आ जाते हैं। तो वो चीज़ें बताई गई हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपने अगर ये घटक वाला चार्ट बना लिया है तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये घटक होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में समझाया गया है इसमें कि भाई विदेशों से वस्तुएं खरीदना हमारे देश का व्यय है तथा यह विदेश की आय है। हकीकत बात है कि भाई हम मान लेते हैं अपने देश से सामान न खरीद कर विदेशी सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ से व्यय होगा पैसा और उनकी आय होगी। अगर हम बात कही गई है अगर विदेशी वस्तुओं की खरीद अथवा आयात है तो हमारे देश में यहाँ पर जो हमारी वस्तु देश में हमारे देश में बनने वाली वस्तुओं और सेवाएं उनकी मांग कम हो जाएगी, ठीक है। यानी आपने अभी एक स्लोगन सुना होगा कोरोना पैंडेमिक के दौरान, वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का मतलब ये होता है कि स्थानीय की ओर उन्मुख होना, ठीक है। ये अभी हमारे जो वर्तमान तत्कालीन प्रधानमंत्री जी हैं यानी मोदी जी, तो उन्होंने एक स्लोगन दिया वोकल फॉर लोकल, यानी कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए हमें अपने लोकल प्रोडक्ट जो हैं उनकी ओर ध्यान केंद्रित करना है, उन पर ज़्यादा फोकस करना है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। हमारे जो धन का जो रिसाव हो रहा है बाहर के लोगों बाहर की कंपनियों के लिए, वो रिसाव कुछ दिनों के लिए ना हो और हमारी अर्थव्यवस्था स्थिर हो जाए, ठीक है। तो ये नारा भी दिया था वोकल फॉर लोकल वाला, आपने पढ़ा होगा अखबारों में, ठीक है। तो इसलिए दिया गया था क्योंकि जब हम कोई बाहर से किसी विदेशी कंपनी से सामान खरीदते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो हमारे यहाँ से धन का एक हिस्सा लेके जाती है, ठीक है। और हम अगर मान लेते हैं हम अपने ही देश के उत्पाद खरीदते हैं तो हमारे यहाँ का पैसा हमारे यहाँ ही रहता है, ठीक है। ये बात कही गई है। अब देखिए वोकल फॉर लोकल को कुछ लोग जो है इसे दूसरे रूप में भुना रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई वोकल फॉर लोकल का मतलब ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हम बंद कर लेंगे। देखिए वोकल फॉर लोकल में जो एम बताया गया है वो एम ये नहीं है कि हमें विदेशी अर्थव्यवस्था को बंद कर देना है, नहीं, हमें अपने स्थानीय प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय पटल तक और पहुंचाना है। वोकल फॉर लोकल का अगला उद्देश्य ये रखा गया है, लेकिन लोग जो है पूरा उद्देश्य पढ़ नहीं पाते हैं। लोगों ने केवल ये सोच लिया कि नहीं विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना है। विदेशी का बहिष्कार नहीं करना है बल्कि अपने प्रोडक्ट को हमें विदेशों तक पहुंचाना है। यहाँ पर यह भी टारगेट रखा है, ये लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये भी बताया था। तो ये इस तरह की हम क्यों रखते हैं, रखने का रीजन ये है कि हमारे यहाँ जब देखते हैं हमारे देश का बहुत ज़्यादा धन कोई बाहरी कंपनियां ले जा रही हैं तो इस तरह की हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। जैसे आपने कोरोना त्रासदी के दौरान देखा था वित्तीय घाटा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है, उस चीज़ को रिक्तता को भरने के लिए हमें ये कदम उठाने पड़े हैं, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में लिखना ना कि विदेशों से वस्तुएं खरीदना हमारे देश के का व्यय है और ये विदेश की आय है, इसलिए विदेशी वस्तुओं को खरीद अथवा आयात है हमारे देश में इनकी मांग को कम कर देता है। इसी में सब पॉइंट। इसी प्रकार विदेशों को माल बेचने और निर्यातों से हमारे देश की आय प्राप्त होती है जो हमारे देश में वस्तु और सेवाओं की कुल मांग में वृद्धि करता है, ठीक है। ये नोट कर लेना सेकंड का सब पॉइंट करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए चालू खाते में संतुलन की स्थिति बताई गई है, ठीक है। चालू खाते में संतुलन की स्थिति कैसे बताई गई है, चालू खाते में संतुलन की स्थितियां बताई गई हैं। भाई चालू खाते का आधिक्य का मतलब ये है कि हमारे पास प्राप्तियां ज़्यादा हैं, भुगतान जो कम है। प्राप्तियां ज़्यादा हो रही हैं, हमें भुगतान नहीं करने पड़ रहे हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ के उत्पाद ज़्यादा बिक रहे हैं बाजारों में विदेशों में और हमें बाहर से कुछ चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ रही हैं, तो हमारे पास आधिक्य हो जाएगा चालू खाते में। संतुलित का चालू खाते का मतलब ये प्राप्तियां भुगतान बराबर है, यानी हम जितना विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हमारे विदेशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। घाटे का मतलब क्या है कि हम विदेशों से यानी कि हम विदेशों से बहुत ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, ठीक है, जबकि हमारा सामान विदेशों में बिक नहीं रहा है। तो ये क्या होगा, ये घाटा वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसी में सब हेडिंग डाल लेना, चालू खाते में ही सब हेडिंग, चालू खाते में संतुलन, ठीक है। तो इसमें संतुलन तब होता है जब चालू खाते में प्राप्तियां जो है यहाँ लिख लेना, जब चालू खाते में प्राप्तियां चालू खाते के भुगतानों के बराबर होती हैं, ठीक है। और ये चार्ट यहाँ पे बना लेना, ठीक है, चालू खाते का आधिक्य, ठीक है, ये पूरा बना लेना, समझ में आ जाएगा वो आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है चालू खाते को संतुलन करने वाले दो धारक होते हैं। कौन कौन से दो धारक हैं, ठीक है। एक तो है व्यापार का संतुलन, ठीक है, के दो धारक हैं, और अदृश्य मदों का संतुलन। कुछ अदृश्य मदें भी होती हैं जो कि चालू खातों को हमें संतुलित करने में मदद करती हैं। अदृश्य मदें भी मदें बोली जाती हैं जिनकी एक्सपेक्टेड नहीं लगाया जाता है, यानी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि भाई पैसा कहाँ से आया, लेकिन हमारे यहाँ बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है। उनकी बात यहाँ पे कही गई है, अदृश्य मदों की संज्ञा दी गई है उन्हें। तो चालू खाते में संतुलन कैसे होता है तो वो आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख लेना कि चालू खाते के संतुलन में दो
धारक होते हैं। ठीक है, इसी में पहला सब पॉइंट यहाँ पर व्यापार संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है कि भाई व्यापार संतुलन का मतलब ये है कि हम जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, ठीक है, यहाँ भी कहा गया है कि किसी देश के एक निश्चित समयावधि में निर्यातों और आयातों के मूल्यों का अंतर है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, यानी निर्यात और आयात का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर दे रहे हैं, जितना हम मंगा रहे हैं उतना ही हम यहाँ पर जितना हम सामान किसी देश से इंपोर्ट कर रहे हैं उतना ही हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, इस प्रवृत्ति को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, यानी कि व्यापार को सुनिश्चित करना। जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें जो हैं उनका जो है कुछ चीज़ों का जो हमारे यहाँ जो है प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, आपके IT यानी कि आपके गैजेट्स वगैरह हैं, ठीक है, कंप्यूटर गैजेट्स वगैरह हैं महंगे वो हमारे यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने यहाँ के और जो उत्पाद हैं वो वहाँ पर बेच रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ स्टील का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है तो अमेरिका वगैरह स्टील हमारे यहाँ से ले लेता है और चीज़ें ले लेता है। तो ये कैसे करके हमारे यहाँ क्या है, एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है, चालू खाते में संतुलन बनाया जाता है। तो इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पॉइंट लिख लेना कि व्यापार संतुलन किसी देश के एक निश्चित समयावधि में निर्यातों और आयातों के मूल्यों की अंतर है। ठीक है, इसमें बताया गया है, इसी में सब पॉइंट लिख लेना इसी में ही। ठीक है, कि BOT के निर्यात को यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड ब्रैकेट में लिख लेना, बैलेंस ऑफ ट्रेड के निर्यात को BOT में क्रेडिट किया जाता है। यानी निर्यात जो होता है वो हमारे लिए क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, यानी कि निर्यात का मतलब क्या है कि हम अपना सामान किसी दूसरे देश में जब बेचेंगे तो क्या होगा, हमें उससे धन की प्राप्ति होगी। और धन की प्राप्ति होगी, मान लीजिए हमने किसी दूसरे देश को 100 रुपये का सामान बेचा, हम एक अनुमान ही मान लें 100 रुपये का सामान बेचा। ठीक है, और हमारे पास मौजूदा खाते में भी 50 रुपये हैं, तो 100 रुपये का सामान जब विदेश में बिकेगा तो खाते में हमारा 100 रुपये जुड़ के कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब भाई दूसरी स्थिति आ जाती है, भाई विदेशों से सामान आयात किया और विदेशों से सामान आयात करने से क्या होता है कि हमारे पास जो पैसा है वो विदेशी ले जाएंगे। यानी कि विदेशों का सामान मान लीजिए 100 रुपये का हुआ तो हमारे खाते में क्या हुआ, डेबिट हो जाएगा, यानी 50 रुपये कम हो जाएंगे, 100 रुपये कम हो जाएंगे, 50 रुपये रह जाएंगे। तो वो स्थिति बताई गई है कि वस्तुओं का निर्यात को BOT में क्रिएट किया जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, और आयात को BOT में डेबिट किया जाता है, घटाया जाता है, और इसका व्यापार जो होता है वही उसे संतुलन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर BOT की अवधारणा आप जान ली होगी, पूरा लिखा है आपने समझ ली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो अदृश्य मदों के बारे में बताया गया है, सेकंड आपकी जो थर्ड का सेकंड सब पॉइंट है वो अदृश्य मदों के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर अदृश्य मदें कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अदृश्य मदों में विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाएं होती हैं, हस्तांतरण होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं और आम प्रवाह शामिल होते हैं। ठीक है, निवल अदृश्य मदों में क्या क्या ये आते हैं, यानी कि हम यहाँ पर सेवाएं आ जाती हैं, हमारी हस्तांतरण आ जाते हैं, आम प्रवाह आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे अदृश्य मदें हैं जो कि चालू खाते को बैलेंस करती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ सालों में हमारे यहाँ जो मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर में उभर रहे हैं हम। इसके अलावा हम पर्यावरण टूरिज्म है इसके रूप में भी उभर रहे हैं। तमाम जो विदेशी पर्यटक हैं हमारे यहाँ घूमने आते हैं, ठीक है, सेवाओं का लाभ उठाने आते हैं। तो ऐसे करके क्या है, अदृश्य मदें हैं, यानी हमने इनकी अनुमान नहीं लगा सकते इनका कि कितने पर्यटक आएंगे, कितना आमदनी होगी, बस हमने इन पर सुधार किया और हमारे यहाँ वो पैसा बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, जबकि हम फैक्ट्री वगैरह होती है, प्रोडक्शन वगैरह, उसका अनुमान तो लगा लेते हैं, जबकि इनका अनुमान नहीं लगा पाते हैं, इनका एक्यूरेट अनुमान नहीं लगा पाते हैं, इसलिए ना अदृश्य मदें बोला जाता है। ठीक है, सेवाओं वगैरह को। तो यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट लिख लिया हो, अदृश्य मदों में विभिन्न देशों के बीच होने वाली सेवाओं, हस्तांतरण तथा आम प्रवाह शामिल होते हैं। ठीक है, और सेवाओं के व्यापार में उपदान, गैर उपदान, जैसा कि ऊपर लिख चुके हैं, ये सब आता है। ठीक है, ये सब आता है यहाँ पर। और सेवा उत्पादों में जहाजरानी, बैंकिंग, ये सब देखिए लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब ऊपर आप जो चालू खाता वाला जो लिखा है आपने चार्ट बनाया है इसमें लिख लिया है। सेवाओं व्यापार में क्या आता है, नेवल उपदान आ जाती है, गैर उपदान आ जाती है। ठीक है, तो ये सब आप लिख चुके हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया चालू खाते को कैसे संतुलित करने वाले जो धारक कौन कौन से हैं, एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है और दूसरा है अदृश्य मद है। ठीक है, ये दो मदें जो हैं चालू खाते को बैलेंस कर रही हैं। ठीक है, संतुलित कर रही हैं। तो आपने यहाँ पर अदायगी संतुलन का पहला खाता चालू खाता तो देख लिया। अब आपकी अगली हेडिंग है इसमें, यानी कि अब आपकी अगला खाता आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ये आएगा आपका सेकंड खाता जो है, सेकंड हेडिंग आपकी है पूंजी खाता अदायगी संतुलन में। ठीक है, पूंजी खाता क्या होता है, पूंजी खाता जो है वो परिसंपत्तियों के समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों का दर्जा होता है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई मुद्रा वगैरह, कोई यहाँ पर हम परिसंपत्ति वगैरह खरीदते हैं तो उनकी प्रविष्टि वगैरह होती है। ठीक है, यानी पूंजी खाता परिसंपत्तियों के समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों का दर्जा दर्ज करता है। परिसंपत्ति धन को रखने का कोई रूप होता है, जैसे मुद्रा, स्टॉक, बंद पत्र, सरकारी ऋण आदि, ये सब परिसंपत्तियों में रखे जाते हैं। ठीक है,
ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है परिसंपत्तियों की खरीद जो होती है वो पूंजी खाते में डेबिट की जाती है। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे हमारे यहाँ मान लेते हैं मुकेश अंबानी जी हैं, अंबानी जी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। और अंबानी जी क्या करते हैं, अमेरिका में कोई एक परिसंपत्ति खरीदेंगे, अमेरिका में ये एक प्लॉट खरीद रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में एक प्लॉट खरीदना है या एक फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन खरीदनी है, 100 एकड़ ज़मीन खरीदनी है इन्हें, ठीक है। तो 100 एकड़ ज़मीन के लिए क्या करेंगे, ये कुछ पैसा खर्च करेंगे ये, जिसके जरिए 100 एकड़ ज़मीन आ पाए। तो क्या होगा, इनके पास जो धन का संचय है वो खाली होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो वही बताया गया है कि परिसंपत्तियों की खरीद जो होती है वो पूंजी खातों में डेबिट की जाती है। डेबिट का मतलब होता है अपने आप घट जाती है, डेबिट का मतलब होता है घटाना, क्रेडिट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, खाते में धन जोड़ना और घटाना। तो आप ये समझ गए होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले का सब पॉइंट लिख लेना कि परिसंपत्तियों की खरीद जो होती है वो पूंजी खाते, पंजी लिख दिया यहाँ पे, पूंजी खाते में डेबिट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई भारतीय एक यूके कार कंपनी को, यानी कि एक भारतीय एक यूके की कार की कंपनी को खरीदता है, तो इस पूंजी खाते के लेन देन का डेबिट मद जो है मैं प्रविष्टि कर देता है, यानी अपने पूंजी खाते में क्या करता है, डेबिट कर देता है, क्योंकि उसके पास जो संचित धन है उसको उसे खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि जो धन का प्रवाह है वो कहाँ जा रहा है, विदेशों की ओर जा रहा है। क्योंकि आप विदेश में कोई कंपनी खरीद रहे हैं, विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आप अपना धन खर्च करेंगे, नहीं करेंगे। और वहीं अगर मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है और वो हमारे यहाँ आके प्रॉपर्टी खरीदती है, ठीक है, हमारे यहाँ का शेयर आके खरीदती है, तो हमारे यहाँ क्या होगा, यानी कि कोई विदेशी कंपनी है अमेरिका की और अंबानी के कोई शेयर खरीदती है अंबानी की कंपनी का, तो क्या होगा, अंबानी के अकाउंट में ये धन जो होगा विदेशी कंपनी का क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल बताया गया है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिख लेना, यदि कोई भारतीय एक यूके कार कंपनी खरीदता है तो वह इस पूंजी को पूंजी खाते के लेन देन को डेबिट मद में प्रविष्टि करता है। वहीं दूसरी ओर परिसंपत्ति बिक्री, जैसे यूके से खरीदी गई एक भारतीय कंपनी के शेयर की बिक्री एक चीनी कंपनी को बिक्री करती है, तो यहाँ पर ये पूंजी खाते की क्रेडिट मद है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर देख ली होंगी, क्रेडिट मद और डेबिट मद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब पूंजी जो खाता है, पूंजी खाते में दो प्रक्रियाएं चलती हैं, एक आपने सुनी होगी, ठीक है, एफडीआई और एक एफएफआईस। देखिए पूंजी खाता के जो है यहाँ पर जो आपने बताया है, यहाँ पे दो तरह से निवेश इसमें है, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग और विदेशी संस्थागत विनियोग, ठीक है। तो ये इनके घटक में आ जाते हैं, पूंजी खाता के घटक में आ जाते हैं। तो निवेश वाली स्थिति है और यहाँ पर पूंजी खाता में कौन कौन से घटक हैं वो यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इन्हें घटकों को समझ लेते हैं। देखिए एक तो पूंजी खाते में आपका जो होता है वो निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे निवेश को आम जो आपकी अंग्रेजी की भाषा में हम बोल सकते हैं, यानी इन्वेस्ट करना, यानी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो इसमें आ जाता है, किसमें, निवेश में आ जाता है। निवेश दो तरह का होता है, एक तो प्रत्यक्ष निवेश है, यानी कि जिसे हम एफडीआई बोलते हैं, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, यानी एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष निवेश है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है कि डायरेक्ट रूप से आप किसी परिसंपत्ति को खरीद रहे हैं, किसी कंपनी को खरीद ले रहे हैं, किसी कंपनी का एक अंश खरीद ले रहे हैं, तो वो डायरेक्ट निवेश बोला जाता है, ठीक है। यानी कि इक्विटी पूंजी, पूर्ण निवेशित आय, अन्य प्रभाव, प्रत्यक्ष पूंजी प्रभाव, ये सब आ जाता है। दूसरा जो होता है वो पोर्टफोलियो निवेश होता है, जिसे हम आम भाषा में एफएफआई, ठीक है, यानी कि फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं इसे, ठीक है, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए एफडीआई को, यानी एफडीआई के तहत निवेश करने के लिए हमें एक बड़ी धनराशि जरूरत पड़ती है। क्योंकि मान लीजिए अगर हम मानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, हमें टाटा कंपनी में यहाँ पर टाटा की जो कंपनी है, टाटा की हम मानते हैं, टाटा की जो कार वाली ब्रांच है, कार वाली कोर है, तो टाटा की कार वाली कोर में इन्वेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है हमें हजारों करोड़ रुपये में 10,000 करोड़ रुपये से ऊपर की आवश्यकता हो उसके 10% शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। वहीं यहाँ पर अगर पोर्टफोलियो निवेश की बात करें, देखिए पोर्टफोलियो निवेश में क्या होता है कि हम इसका एक छोटा सा शेयर, जैसे आपने देखा होगा शेयर मार्केट के तहत 10,000 रुपये के शेयर खरीद लिए हमने किसी कंपनी के, 50,000 रुपये किसी शेयर खरीद लिए किसी कंपनी के, हमने छोटे छोटे शेयर खरीद लेते हैं हम, ठीक है। हम बड़ी धनराशि हमारे पास नहीं है, बड़े शेयर हमारे पास नहीं है, तो हम बड़ी शेयर नहीं खरीद के छोटे छोटे शेयर खरीद लेते हैं। वो किस में आ जाते हैं, पोर्टफोलियो निवेश में आ जाते हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो है इन्वेस्टर्स में आ जाते हैं। और प्रत्यक्ष निवेश में क्या आ जाते हैं, बड़े शेयर्स आते हैं। बड़े का मतलब ये है किसी कंपनी का हमने बड़ा भाग खरीद लिया। एफडीआई और एफएफआई में अंतर क्या है, अंतर स्पष्ट रूप से केवल इतना अंतर है, एफडीआई जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी कि मान लीजिए आप किसी कंपनी के एक बड़ा भाग, यानी मान लेते हैं हमने रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्री का 30% भाग में हमने जो खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, 30% भाग के इन्वेस्ट कर दिया इसमें। तो रिलायंस इंडस्ट्री में ऐसा थोड़ी ना है कि हमने 30% भाग जो खरीदा है अब इसे हम कल बेचना चाहें तो कल बिक जाए, इतनी जल्दी बिकेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि को कौन लेगा, ठीक है।
तो इतनी जल्दी बिक भी नहीं सकता है, यानी कि हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ दिन इसमें टिकना पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिन व्यापार करना पड़ेगा। वहीं पोर्टफोलियो निवेश में क्या होता है कि भाई हमारे पास आज 5,000 रुपये हैं और 5,000 रुपये के हिसाब से हमने एक बहुत छोटा सा शेयर खरीद लिया रिलायंस इंडस्ट्री का। हमने देखा कि भाई शाम तक हमें इसमें कुछ फायदा मिल रहा है 4,000 रुपये का, हमने शाम को बेच दिया। ठीक है, यानी पोर्टफोलियो निवेश होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्यक्ष निवेश जो होता है इसकी राशि बहुत बड़ी मात्रा में होती है, जबकि पोर्टफोलियो निवेश के लिए जितना आपकी बजट में है उतनी धनराशि आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर है एफडीआई और एफआईआई में। एफआई बोल रहा हूँ मैं, एफआईआई में। ठीक है, तो पूंजी खाता में आप लिख लेना, ये निवेश दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, प्रत्यक्ष में एफडीआई और दूसरे में एफआईआई है। ठीक है, यानी फॉरेन इन्वेस्टर यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, विदेशी ऋण के तहत क्या आ जाता है, देखिए हम लोग क्या होते हैं किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या करते हैं, जो विभिन्न बैंक हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हुई या तमाम बैंक हैं, विदेशी बैंक वगैरह हैं, वो ऋण प्रदान करती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो उनसे ऋण ले लेते हैं। तो उनसे ऋण लेने से क्या होता है कि हमारे यहाँ विदेश की जो हमारा खाता है, पूंजीगत खाता है, उसमें तो विस्तार हो जाता है, लेकिन हमारे ऊपर ऋण का बोझ बढ़ जाता है। तो विदेशी ऋण ले लेते हैं, विदेशी सहायता भी ले लेते हैं। सहायता का मतलब ये होता है कुछ फर्में ऐसी होती हैं विदेशों की, जैसे आपने देखा होगा बिल गेट्स की मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन जो है वो तमाम विदेशी सहायता भी देती है नई नई फर्मों को। ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत समाज कल्याण का काम करती है, उन फर्मों को सहायता भी देती है, तो कुछ विदेशी सहायता भी ले लेते हैं। तो ये सब पूंजी खाता में रखी गई हैं, निवेश, विदेशी ऋण, विदेशी सहायता, ये सब पूंजी खाता के घटक हैं। ठीक है, ये चार्ट आप बना लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही स्थिति बताई गई, भाई पूंजी खाता संतुलित कैसे होगा। ठीक है, पूंजी खाता संतुलित कैसे होगा, तो इसका भी वही सिंपल सा सिद्धांत वही है, कोई नया सिद्धांत नहीं है, वही सिद्धांत है जो आपने ऊपर चालू खाता संतुलन का देखा था। तो इसी में सब हेडिंग आपकी जो पूंजी खाता संतुलन। देखिए पूंजी खाता में संतुलन होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह, जैसे विदेशों से ऋण प्राप्ति, विदेशी कंपनियों में शेयरों की बिक्री। ठीक है, पूंजी बाह्य प्रवाह में क्या किया जाता है, ऋणों का भुगतान, विदेशों में कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों को खरीदना, इसके बराबर होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, पूंजी खाता संतुलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि पूंजी खाता संतुलन तब होता है कि मान लीजिए, देखिए हम यहाँ पर देखिए चालू खाता पूंजी खाते में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, चालू खाते में क्या होता था, हमारे यहाँ से अगर धन जा रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, उसे हम क्या करते थे, डेबिट कर देते थे। ठीक है, क्रेडिट नहीं करते थे, उसे क्या करते थे, डेबिट कर देते थे। यानी हमने कहीं बाहर धन भेजा तो वो डेबिट हो गया था, हमारे क्रेडिट नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर हम वही चीज़ें हैं, यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है कि हम जो विदेशों से ऋण ले रहे हैं, तो विदेशों से जो ऋण है हमारे खाते में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसे डेबिट के तौर पर नहीं देखते हैं, इसे क्रेडिट के तौर पर देख रहे हैं। ठीक है, विदेशों से ऋण मिल रहा है, कर्ज मिल रहा है, वो हमारे लिए क्या क्रेडिट के तौर पर है, तो ये पूंजी में क्या होगा, क्रेडिट के तौर पर हो जाएगा। और मान लीजिए हम ऋण को भुगतान कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, विदेशी संपत्तियों के शेयर वगैरह खरीद रहे हैं, वो क्या हो रहा है, हमारे लिए डेबिट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें लिख लेना कि पूंजीगत संतुलन में, यानी जो पूंजी खाता संतुलन में होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह, जैसे विदेशी ऋण से ऋण प्राप्ति, विदेशी कंपनियों में शेयरों की बिक्री, और पूंजी बाह्य प्रवाह क्या होता है कि ऋणों की भुगतान, विदेशों में कंपनियों के शेयरों या परिसंपत्तियों खरीदना, इनके बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी स्थिति दिखाई है, पूंजी खाते में आधिक्य कब होता है, जब पूंजी अंतर प्रवाह, पूंजी खाते में घाटा तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी बाह्य प्रवाहों से कम होता है। ठीक है, लिख लेना सेकंड पॉइंट कि पूंजी खाते में आधिक्य तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह, पूंजी खाते में घाटा तब होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह जो है पूंजी बाह्य प्रवाहों से कम होता है। ठीक है, तो आपने पूंजी खाता संतुलन की स्थिति जो आपने चालू खाते में देखी थी वही सेम स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, अंतर प्रवाह ये सब कब होगा, तो आपने वो सब चीज़ें देख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपने ये यहाँ पर अदायगी संतुलन के बारे में, आपने अदायगी संतुलन के दो सिद्धांत देख लिए थे। ठीक है, कि दो मुख्य इसके खाते होते हैं अदायगी संतुलन के, चालू खाता, पूंजी खाता कंप्लीट कर लिया। अब देखिए अदायगी संतुलन की अगली हेडिंग जो आएगी, वो अगली हेडिंग है अदायगी संतुलन और घाटा। ठीक है, कि अदायगी संतुलन कैसे होता है और घाटा को हम कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग अदायगी संतुलन तो आपने देख लिया, अदायगी संतुलन के दोनों खाते देख लिए, लेकिन अब स्वतंत्र रूप से एक हेडिंग पड़ेगी अदायगी संतुलन और घाटा। अदायगी संतुलन कैसे होगा और हमें घाटे को कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई हमारे यहाँ फायदा ही फायदा हो, घाटा भी होता है। बहुत बार क्या होता है, फर्में डूब जाती हैं तो घाटा के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो बताया गया है। तो यहाँ पर एक स्थिति बताई गई है कि भाई वैकल्पिक रूप में जो एक देश है अपने घाटे को संतुलित करने के लिए अपने विदेशी विनिमय कोषों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, यानी वैकल्पिक रूप में क्या होता है कि एक कोई कंट्री अपने घाटे को संतुलित करने के लिए जो विदेशों से प्राप्त होता है रुपया, ठीक है, तो इनको अपने कोर्स के रूप में उपयोग कर सकता है। ठीक है, अब जब घाटा होता है तो रिजर्व बैंक होती है विदेशी विनिमय बेचता है। ठीक है, यानी कि
यहाँ पर जब हमारे यहाँ घाटे की स्थिति होती है तो क्या होता है, हमारे यहाँ जो आरबीआई है, आरबीआई का मुख्य दायित्व ये होता है कि विदेशी विनिमय को ये बेच देता है, ठीक है, यानी विदेशों से जो ऋण लिया है इसे बांटना स्टार्ट कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे यहाँ पर कहते हैं आधिकारिक कोष विक्रय कहा जाता है, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ आरबीआई जो बैंकर्स का बैंक है, तो आरबीआई के ही दायित्व पे, आरबीआई की ही गारंटी पे क्या होता है, विदेशों से ऋण वगैरह लिया जाता है, ठीक है। आरबीआई गारंटी देता है कि भाई आप ऋण यहाँ पे ले सकते हैं, इतना ऋण आरबीआई को मिल जा रहा है बाहर से, ठीक है। भाई आरबीआई यहाँ पर किसी छोटी मोटी कंपनी को तो जान नहीं रही, आरबीआई तो एक देश की संस्था है, तो आरबीआई के नाम पर तो ऋण मिल जाएगा। तो वही बात कही गई है कि यहाँ पर जब विदेशों से हमें जो धन प्राप्त हो रहा है वो आरबीआई के पास होता है। जब हमारे पास घाटा होता है तो क्या होता है, जो रिजर्व बैंक में विदेशी विनिमय है उसे वो बेचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यानी विदेशी जो धनराशि रिजर्व बैंक में रखी हुई है उसे वो बेचना स्टार्ट कर देता है, तो इसे आधिकारिक कोष विक्रय कहा जाता है, ठीक है। अब इसी में बताया गया है कि आधिकारिक कोषों में कमी, ठीक है, यानी वृद्धि का कुल अदायगी संतुलन घाटा इसे, ठीक है, यानी कि इसे कुल अदायगी संतुलन घाटा कहते हैं। यानी आधिकारिक कोषों में जब कमी होती है, ठीक है, तो इसका कुल अदायगी संतुलन घाटा इसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बताई गई है कि अदायगी संतुलन जो है, अदायगी संतुलन में मौद्रिक अधिकारी जो है अंतिम वित्त पोषक होता है। मौद्रिक अधिकारी कौन है हमारे यहाँ, मौद्रिक अधिकारी हमारे यहाँ आरबीआई है, ठीक है। आरबीआई जो यहाँ पर जो है अंतिम वित्त पोषक की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि घाटा वगैरह होगा तो आरबीआई की भूमिका होती है हैंडल करने की, क्योंकि यही हमारे यहाँ बैंकों का बैंक है, ठीक है। तो मौद्रिक अधिकारी हमारे यहाँ आरबीआई होता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने यहाँ पर आपने देख लिया अदायगी संतुलन में घाटा बढ़ लिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दो स्थितियाँ फिर बताई गई हैं, यहाँ पर स्थितियाँ ये बताई गई हैं कि भाई जो आपके यहाँ घाटा हो रहा है इसको पूर्ति के लिए यहाँ पर दो स्थितियाँ गिनाई गई हैं। एक पहली स्थिति तो यहाँ पे बताई गई है, पहली स्थिति यहाँ पे बताई गई है स्वायत्त और समायोजित लेन देन। स्वायत्त लेन देन कैसे करें और समायोजित लेन देन कैसे करें, तो ये स्थितियाँ बताई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी में सब हेडिंग डालेंगे कि स्वायत्त और समायोजित लेन देन, ठीक है। ये घाटे की पूर्ति के लिए जो हमारे यहाँ हो रहा है ऑफिशियल रूप से अदायगी संतुलन और घाटा हो रहा है, इसको पूर्ति करने के लिए हमारे यहाँ दो तरह से लेन देन होते हैं, स्वायत्त और समायोजित, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों को तब स्वायत्त कहा जाता है जब लेन देन अदायगी संतुलन में विषमता को पूरा करने के अलावा किसी और कारणवश जो है किए जाते हैं, अर्थात जब वे बीओपी की दशा से स्वतंत्र होते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है इससे स्वतंत्र होते हैं ये लेन देन, या फिर हमारी कोई विषम परिस्थिति है, ठीक है, और हम अपनी जवाबदेहिता पे ऋण ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, स्वायत्त में आ जाएगा, स्वायत्त लेन देन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आप लिख लेना इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों को तब स्वायत्त कहा जाता है जब लेन देन अदायगी संतुलन में विषमता को पूरा करने के अलावा किसी और कारणवश लिए जाते हैं, यानी कि जब वे बीओपी की दशा से स्वतंत्र होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम जो बीओपी वाला सिद्धांत है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सिद्धांत है, इस पर फोकस न कर अपना जो घाटा वगैरह है इसको नियंत्रित करने के लिए हम विदेशों से ऋण ले रहे हैं, तो इसे स्वायत्त बोलते हैं। स्वायत्त का मतलब ये कंपनी कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म है अपनी जवाबदेहिता पर ऋण ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब स्वायत्त प्राप्तियां स्वायत्त अदायगियों से अधिक होती हैं, ठीक है, तो अदायगी संतुलन को आधिक्य कहा जाता है। अदायगी संतुलन का मतलब ये घाटा हमारा बढ़ता जाएगा, यानी कि हम जो प्राप्तियां हमारी जो हो रही हैं हो नहीं पा रही हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर कहा गया है कि जब स्वायत्त प्राप्तियां जो हैं वो स्वायत्त अदायगी, ठीक है, अदायगियों से अधिक हों, ठीक है, तो अदायगी संतुलन को हमने क्या कहा है यहाँ पे, आधिक्य, ठीक है, आधिक्य बोला जाता है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ स्वायत्त जो पैसा प्राप्त हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और अदायगी हमारे यहाँ हो नहीं पा रही है, तो इसको ऐसी स्थिति को क्यों बैलेंस जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है जो हो नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, ये घाटे वाली स्थिति यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट तो केवल इतना ही यहाँ पर नोट कर लेना। अब बात करते हैं समायोजित लेन देन की। समायोजित लेन देन क्या होता है, देखिए समायोजित लेन देनों में क्या होता है, यहाँ पर इसका निर्धारण जो है अदायगी संतुलन की विषमता द्वारा होता है, अर्थात जब अदायगी संतुलन में घाटा हो अथवा आधिक्य हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर समायोजित का मतलब यही होता है कि भाई कि यहाँ पर एक बैलेंस में हमें ज़्यादा लेन देन नहीं करना है, एक बैलेंस में करना है, समायोजित करके करना है, यानी कि हमारे पास ज़्यादा घाटा भी ना हो जाए और ऐसा ना हो हम पर कर्ज बढ़ता चला जाए। तो समायोजित लेन देनों का निर्धारण अदायगी संतुलन की विषमता द्वारा होता है, अर्थात जब अदायगी संतुलन में घाटा हो या अथवा अधिक हो, ठीक है। यानी यहाँ पर वही कहा गया, अन्य शब्दों में ये स्वायत्त लेन देनों के निवल परिणामों को उदाहरण। निवल का मतलब ये होता है कि जो हमने स्वायत्त रूप से लोन लिया था, स्वायत्त रूप से ऋण लिया था, तो ऋण में से जो हमने हमारा जो विषमता थी, विषमता निकालने के बाद कितना बच रहा है, ठीक है, कितना पैसा बच रहा है, उसके जरिए कितनी जरूरतें हमारी पूरी हो रही हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो हम पैसा लेते हैं वो समायोजित लेन देनों में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात यहाँ पे बताई गई है, यानी कि स्वायत्त में क्या है भाई अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम ले जा रहे हैं पैसा, और स्वायत्त समायोजित में क्या है कि भाई हम एक बैलेंस देख रहे हैं हमें कितनी ज़रूरत है, ठीक है, कितना हमें चाहिए।
तो ये आप यहाँ पर सेकंड में ये यहाँ पर आप ये लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है त्रुटि और लोप वाला। त्रुटि और लोप का कॉन्सेप्ट आता है, ये नोट करके आप लिखेंगे, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है त्रुटि और लोप वाला। ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो आपके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं इनका सही प्रकार से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट में तीसरा अवयव के रूप में हम यहाँ पर चालू और पूंजी खाते जो होते हैं इनमें त्रुटि और लोप का प्रतिबिंब रख देते हैं। त्रुटि और लोप का मतलब हम ये मान लेते हैं कि हमारी कुछ राशि है, हमने मान लिया हमारा जो विदेशों से व्यापार हो रहा है उसमें लगभग हर साल लगभग 100 करोड़ रुपए का जो है लेन देन वो अंकित नहीं हो पाता है। 100 करोड़ रुपए का लेन देन हमारे रिकॉर्ड में नहीं आ पाता है। हम ये अजम्स कर लेते हैं, यानी अजम्पशन मान लेते हैं कि हमने मान लेते हैं कि हमारा विदेशों के साथ 1000 करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है, ठीक है। 1000 करोड़ यानी कि 10,000 करोड़ रुपए का हमारे यहाँ व्यापार हो रहा है। अब उसमें हो सकता है 100 करोड़ रुपए का जो धनराशि है वो अंकित नहीं हो पा रही है, उसको हम लेखा जोखा ना तैयार कर पा रहे हो तो उसे त्रुटि और लोप में रख देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इससे फायदा भी हो सकता है, इससे घाटा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रखिए, त्रुटि और लोप। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों को सही प्रकार से रिकॉर्ड करना कठिन है, तो ये आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर वही देखिए बताया गया है, भारत की अदायगी संतुलन बताया गया है। अदायगी संतुलन भारत में कैसे हो रहा है, ठीक है। मदें बताई गई हैं और ये अमेरिकी डॉलर में है मदें, सॉरी ये बार बार क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बताई गई हैं ये मदें, ये आप देख पा रहे हैं। जैसे निर्यात केवल वस्तुओं में, ठीक है, हमारे यहाँ 150 मिलियन डॉलर का जो है निर्यात हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आयात जो है निर्यात से ज़्यादा है, ठीक है। आयात जो है हमारे यहाँ वो निर्यात से ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब हमारे यहाँ -90 डॉलर का कर्ज बढ़ रहा है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ से हमारा जो कोष है खाली होता जा रहा है, यानी हम निर्यात तो केवल कर पा रहे हैं 150 डॉलर का, और अमेरिका से सामान कितने का मंगा ले रहे हैं 240 डॉलर का। तो व्यापार संतुलन में देख रहे हैं 2 में से 1, यानी इसमें से घटाएंगे तो कितना आ रहा है -90, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया निवल अदृश्य मदें, हमने मान लिया 52 मिलियन डॉलर की निवल अदृश्य मदें हो सकती हैं, ठीक है। वही बात बताई गई है, चालू खाते का शेष, ये सब वही चीज़ें बताई गई हैं। त्रुटि और लोप में हमने -3.15% रख दिया, ठीक है। तो ऐसे करके ये निकाला जाता है, तो आपने ये सब चीज़ें देख ली होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एक बात बताई गई है कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ठीक है, IMF है, इसके द्वारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल के एक 6ठे संस्करण में इसमें एक नए लेखी मानदंड लागू किए जाने के पश्चात जो RBI है इसने अपने अदायगी संतुलन की संरचना में परिवर्तन किया है, ठीक है। यानी कि IMF ने क्या किया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल में इसमें संशोधन किया। संशोधन के तहत इसने क्या है, वर्गीकरण खाते का जो वर्गीकरण है इसको 3 भागों में विभक्त कर दिया, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर, 3 भाग यहाँ पर ये हैं कि भाई चालू खाता, वित्तीय खाता और पूंजी खाता। यानी अब तक आपने ऊपर देखे 2 तरह के खाते देखे, चालू खाता और आपने यहाँ पर देखा पूंजी खाता देखा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने वित्तीय खाते का कॉन्सेप्ट और दिया, ठीक है। चूंकि वित्तीय खाते वाला कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, अभी भी हमारे यहाँ नहीं आ पाया है, यहाँ भी बताया गया, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक अभी भी पुरानी प्रणाली के अनुसार ही अदायगी संतुलन खातों को प्रकाशित कर रहा है। अदायगी संतुलन का मतलब ये हमारे पूंजी खाता और चालू खाता ही चल रहा है, वित्तीय खाता हमने अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन हो जाएगा आने वाले सालों में, ठीक है। तो ये नोट करके अब आप लिख लेना ये, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मैनुअल के 6ठे संस्करण में नए लेखी मानदंड लागू किए जाने के पश्चात RBI ने भी, ठीक है, अदायगी संतुलन की संरचना में परिवर्तन किए हैं, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन किए हैं RBI ने, यानी परिवर्तन कर दिया लेकिन लागू नहीं हो पाया अभी, ठीक है। नए वर्गीकरण के अनुसार लेन देनों को 3 खातों में विभक्त कर दिया है हमने, चालू खाता, वित्तीय खाता और पूंजी खाता। अदायगी जो हमारा अदायगी संतुलन है, अदायगी संतुलन के हमने खाते अब 3 खाते कर दिए। पहले 2 खाते होते थे, कौन कौन से 2 खाते होते थे हमारे पास, चालू खाता और जो है पूंजी खाता होता था, लेकिन अब हमारे पास 3 खाते हैं। तीसरा खाता क्या कहता है, हमारा वित्तीय खाते में क्या रखा गया है, जो हमने शेयर मार्केट वगैरह जो होता है वो वित्तीय खाते में आता है, यानी वित्तीय परिसंपत्तियां, बॉन्ड, इक्विटी शेयर वगैरह, ठीक है, ये व्यापार में होने वाले सभी लेन देन अब ये वित्तीय खाते में रख दिए गए हैं, ठीक है। अभी तक देखिए मुझे इसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं है, क्या ये लागू कर दिया है या नहीं कर दिया, हो सकता है लागू कर दिया हो। नई जो नीति जो बनाई गई है व्यापार की, उस नीति के तहत हो सकता है भाई अब अगले संस्करण में अदायगी संतुलन में इसे रख दिया गया हो, ठीक है। यानी कि वैसे तो IMF ने ये पहले ही अपने यहाँ पर परिवर्तन करके IMF ने सुझाया है कि अदायगी संतुलन में 3 खाते रखे जाएं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी पुरानी प्रणाली चल रही थी, ठीक है। हो सकता है आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट हो जाए, या फिर हम जब रमेश सिंह की जो बुक पढ़ें तो वहाँ पर हमें पढ़ने को कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आप ये जान लीजिए कि भाई अभी आपके जो खाते हैं IMF के अकॉर्डिंग वो 3 तरह के कर दिए गए हैं अदायगी संतुलन के जरिए, ठीक है। तो तीनों खातों के नाम ये इंपॉर्टेंट है आपके, और ये लिख लेना, ठीक है। तो ऐसे करके नोट आपका ये पूरा हो जाता है। अब देखिए बाद बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं वो हम कल वाले, यानी कि आपके अगले जो वीडियो बनेगा उस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा।
देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है, मेरी पूरी प्रतिबद्धता रहती है कि आपको कंटेंट जो है एक सारगर्भित रूप में, स्पष्ट रूप में, स्पष्ट रूप से आपको समझने लायक कंटेंट आपको मिले, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं मैंने खुद महसूस किया बहुत बार, जब मैंने पढ़ाते पढ़ाते मुझे इतना अनुभव हुआ यहाँ पर कि ये सब जो कॉन्सेप्ट हैं वाकई में एक नए अभ्यर्थी को खुद से समझने में वाकई बहुत कठिनाई होगी, बिना शिक्षक के समझना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैं यहाँ पर वीडियो निरंतर लेके आ रहा हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों से अपेक्षा बस यही करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्प्रेड किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए, ताकि नए अभ्यर्थी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएँ और उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए, ठीक है। यहाँ पर मैं ये किसी लाभ के प्रयोजन से आपसे नहीं बोल रहा हूँ, बस बल्कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों को जो कठिनाइयाँ आ रही हैं सिविल सेवा एग्जाम में या फिर तैयारी करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं, वो कठिनाइयाँ आपकी आसान हो सकें, ठीक है। तो आप लोग इस काम में थोड़ा मेरा भी सहयोग करिए, सहयोग ऐसे ही करेंगे आप कि आपको लाइक शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।